तो चलिए, ओम अकेडमी की ओर से हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो आज से हम कुछ जीएस की क्लासेस शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो या तो न्यूज़पेपर को कवर करेंगे या फिर जो डेली सिनेरियो चलेगा उसके हिसाब से कवर करते जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एरिया के बारे में, एशिया। अब देखिए, आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में या कहीं पे टर्म्स सुनी होगी, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एरिया, किस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ी क्लियरिटी प्राप्त करेंगे इस बात में कि हम किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरे एशिया को एक बार डिवाइड करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो इस साइड का एरिया है, बिल्कुल ईस्ट में है, उसको कहते हैं ईस्ट एशिया, जिसमें मेनली 5 कंट्रीज आएंगी। सबसे ऊपर मंगोलिया, फिर चाइना, इधर नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया और इधर जापान। तो इस वाले एरिया को कहते हैं हम ईस्ट एशिया। और जो इससे ऊपर होगा नॉर्थ साइड में, उसको नॉर्थ एशिया, जिसमें हमारा पूरा रसिया कवर हो जाएगा। इससे नीचे, ईस्ट एशिया से नीचे बढ़ेंगे तो हम साउथ ईस्ट, मीन्स वी आर कमिंग डाउन साउथ एंड गोइंग ईस्ट, तो इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया, इस सारे एरिया को। इसकी कंट्रीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ईस्ट एशिया के बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो साउथ एशिया, जिसमें हमारा एरिया आ जाएगा। हमारा एरिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो दिस इज साउथ एशिया। अब हम सबसे वेस्ट में चले जाएंगे तो उसको हम वेस्ट एशिया कह देंगे, जिसमें हमारा पूरा अरेबियन पेनिनसुला आ जाएगा। ये सारी कंट्रीज, जिनको हम अरेबिक कंट्रीज भी कहते हैं। और जो बीच में रह गया उसको हम पूरे को कह देते हैं सेंट्रल एशिया, जिसमें हमारी मुस्लिम कंट्रीज होगी मेनली। सबसे ऊपर ये सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो वर्ल्ड की है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। फिर हमारी 5 ऐसी कंट्रीज है जिनके नाम में हम लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें पहला कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से बिल्कुल नीचे आएंगे आप सेंट्रल एशिया में, तो ये जो कंट्री है इसको हम कहते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को याद कैसे रख सकते हैं हम? जो ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी इन्वॉल्व थे आफ्टर 1965 वॉर, वो उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। ताशकंद यहाँ पर लाई करता है। अब ताशकंद से बिल्कुल लेफ्ट में जाओगे तो इस एरिया को हम कह देंगे तुर्कमेनिस्तान। इसको कैसे याद रख सकते हो? इस साइड पे यहाँ पर टर्की लाई करता है, तो जो टर्की की जैसी टर्म है तुर्कमेनिस्तान, जिसमें टर्क आता है, तो तुर्कमेनिस्तान इस साइड होगा। और इससे बिल्कुल लेफ्ट में ये हमारा जो एरिया है व्हाइट में आपको दिख रहा है, इसको हम कह देंगे कैस्पियन सी। नाम से ऐसा लगेगा कि एक समुद्र है, सी, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये एक लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा लेक, लैंड लॉक्ड लेक, जो हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अब उज्बेकिस्तान से राइट में 2 कंट्रीज हैं। सबसे नीचे वाली जो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू एंड कश्मीर को टच कर रही है, जिसको हम कह देते हैं तजाकिस्तान। ऑफिशियली हम नहीं मानते कि ये कंट्री इंडिया को टच करती है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे लाई करता है, जिसको हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। तो कहीं ना कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान इस समय भारत के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं मानते कि तजाकिस्तान इंडिया को टच करता है, हम ये नहीं मानते। अब तजाकिस्तान से ऊपर बात करें तो एक कंट्री रह जाती है, मैं चाहूंगा उसका नाम आप खुद ढूंढे, जिससे आपको इन कंट्रीज के नाम भी पता चल जाए। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो मेनली रहेगा साउथ ईस्ट एशिया पे।
तो आइए बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया में मेनली 10 कंट्रीज हैं। सबसे हमारे जो सबसे पड़ोस में है उसको हम कहते हैं म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा भी है। हमारे देश से काफ़ी वर्कर्स को यहाँ पर ले जाया जाता था प्लांटेशन के लिए ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बात करते हैं और जो कंट्रीज है इसके अंतर्गत, सबसे म्यांमार से नीचे थाईलैंड लाई करता है अप टू हेयर, और जो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक वो यहाँ पर लाई करती है, बैंकॉक। अब थाईलैंड से बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा मलेशिया, और मलेशिया का कुछ हिस्सा तो इस साइड है और कुछ हिस्सा मलेशिया का इस वाले एरिया में है, ये वाला। तो मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जो इस साइड भी है और इस साइड भी है। मलेशिया वही कंट्री है जिसके खिलाफ भारत ने अभी पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया है, क्योंकि जो मलेशिया के हायर अथॉरिटी थी उन्होंने इंडिया को रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर बुरा भला कहा, तो इंडिया ने एज अ डिप्लोमेटिक स्टेप ये कह दिया है कि हम यहाँ से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से मलेशिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे अब भारत वहाँ से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, तो इंडिया ने क्या कहा था कि हम इंडोनेशिया, जो कि मलेशिया के बिल्कुल नीचे लाई करता है, इंडोनेशिया ये एक आइलैंड कंट्री है, काफ़ी सारे आइलैंड्स है इसमें, ये सारा एरिया है जो वो इंडोनेशिया के अंतर्गत है। तो भारत ने कहा था कि हम इंडोनेशिया से पाम ऑयल की सप्लाई लेंगे इंडिया में। अब देखिए इंडोनेशिया में यहाँ पर जो ये है इसको कहते हैं जावा आइलैंड, फिर जो दूसरे वाली है इसको कहते हैं सुमत्रा आइलैंड, और ये छोटी छोटी और काफ़ी सारी आइलैंड्स है, जैसे बाली आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मलेशिया था, इससे नीचे आ गया ये सारा इंडोनेशिया। अब मलेशिया के नीचे एक छोटी सी सिटी है जिसको हम कहते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की खास बात क्या है, सिंगापुर एक सिटी स्टेट भी है और एक कंट्री भी है, यानी ये एक शहर है जो खुद में एक कंट्री है। और सिटी स्टेट जैसे आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी, वो भी एक सिटी है और एक्चुअली वो एक कंट्री है। तो इस तरीके से हमने इधर की कंट्रीज कवर कर ली है। अब थाईलैंड से बिल्कुल राइट में जाओगे आपको 3 कंट्री दिखेगी, जो बिल्कुल एडजेसेंट कंट्रीज है, उनके नाम है लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग रामायण। ये इन्फ्लुएंस्ड है हमारे कल्चर से, आपको काफ़ी टेम्पल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और इन दोनों कंट्रीज के एडजेसेंट है वियतनाम। अब वियतनाम की भी एक अपनी पूरी हिस्ट्री है। यहाँ से एक लाइन पास होती है जिसको हम कहते हैं 17th पैरेलल लाइन, ऐसे, यानी एक लैटिट्यूड है जिसको हम कहते हैं 17th पैरेलल। इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक वॉर हुआ था 1950s में, जिसमें वियतनाम की डिवीजन हो गई थी नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, और जो वो लाइन थी 17 डिग्री पैरेलल, उससे इस कंट्री की डिवीजन हुई थी। उस समय पे यूएसए करता था साउथ वियतनाम को सपोर्ट। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे ज़्यादा। बाकी आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये कंट्री है कौन सी। अब बात करते हैं एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है ब्रुनाई। ब्रुनाई अपने आप में एक मोनार्ची है। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी राजा का राज हो। इट्स अ एब्सोल्यूट मोनार्ची, पूर्णतः राजा का राज है यहाँ पे। काफी रिच कंट्री है ये खुद में। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट कंट्री जिसका नाम है फिलीपींस। आप कहीं पे लिखा देखोगे द फिलीपींस। तो ये वाला जो कंट्री है ये भी एक छोटी छोटी आइलैंड्स के समूह से बना हुआ है। आइलैंड मतलब जो हर तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि हो, ऐसे ऐसे भूमि के समूह से ये कंट्री बना है। आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, तो वो बिल्कुल फिलीपींस के राइट हैंड साइड में है, कुछ इस एरिया में।
जो कि डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमने मेनली ये सारी कंट्रीज कवर कर ली है। इन 10 कंट्रीज के बारे में हमने शुरू किया म्यांमार से, थाईलैंड, देन मलेशिया, देन वी कवर्ड इंडोनेशिया एंड हियर अ सिटी सिंगापुर, then came to Brunei and Laos, Cambodia and Vietnam, and then Philippines. Now moving on, we will be covering what is ASEAN countries. अब जो मैंने पिछली आपको 10 कंट्रीज के नाम गिनाए हैं वो एक किस्म से एशियन कंट्रीज है। अब देखिए, जब हम एरिया वाइज किसी जगह को पढ़ते हैं तो जो उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको याद रखने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एशियन की फुल फॉर्म क्या है आपने सबने पढ़ी ही होगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए, हमने साउथ ईस्ट कंट्रीज पढ़ी है सारी, जो अभी हमने ये सारी कंट्रीज पढ़ी वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो उन्हीं कंट्रीज के समूह को हम कह देते हैं एशियन कंट्रीज। ये इसका एम्बलम है, जिसमें यहाँ पे 10 कंट्रीज को डिनोट किया गया है बाय द 10 पेटल्स, आप देख सकते हो। इसकी फाउंडिंग के बारे में बात करें तो जब शुरुआत हुई तो 1967 पे इसकी फाउंडिंग हुई। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता इज अ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और ये लाई कहाँ पे करती है मैं आपको बता दूं, इस वाले आइलैंड में, यहाँ पर जकार्ता लाई करती है। तो यहाँ पर एशियन की फॉर्मेशन हुई थी। अब देखिए, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे। आप अगर मैप को अच्छे तरीके से जानते हो तो आपको नाम लेने में काफी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप सीधा याद करो, अगर आपको मैप याद है, थाईलैंड, थाईलैंड से नीचे मलेशिया, देन सिंगापुर, देन इंडोनेशिया। 4 कंट्रीज तो ये हो गई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और जो 5th कंट्री है वो है द फिलीपींस। तो दीज वर द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियन कंट्रीज। अब एक आपने ग्रुप का नाम सुना हो, उसको कहते हैं हम एशियन प्लस 3। काफी बार सुना होगा एशियन प्लस 3, एशियन प्लस 6 समिट। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, जो एशियन प्लस 3 है, इसमें मतलब एशियन और 3 और कंट्रीज है। ये फॉर्म हुआ था 1997 में। वो 3 कंट्रीज कौन सी है? अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। तो वो 3 कंट्रीज है चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। अब मैप से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एरिया देखिए, हमने ये बात करी, ये सारा था साउथ ईस्ट एशिया। अब जब मैंने बात की है 3 कंट्रीज की, वो कौन सी है? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, ये 3 कंट्रीज को मिला के हम कह देंगे एशियन प्लस 3। अब बात करते हैं अगली टर्म की, जिसमें हम बात करते हैं एशियन प्लस 6 की। एशियन प्लस 6 एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एशियन प्लस 3 की कंट्रीज है और साथ में हमारा प्यारा भारत और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो आपको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तब आप समझ गए होंगे। तो एशियन प्लस 6 कंट्रीज कौन सी है? पूरा साउथ ईस्ट एशिया, ऊपर की 3 कंट्रीज और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब देखिए, जब हम एशियन प्लस 3 की बात करते हैं तो एक टर्म आती है काफी बार, रीसेप, जिसको कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक किस्म से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है एशियन कंट्रीज के बीच में और जो प्लस 6 की कंट्रीज है इनके आपस में। अब प्लस 6 में इंडिया भी लाई करता है, लेकिन रिसेंटली और सारी कंट्रीज ने RCEP को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। क्योंकि इंडिया का मेन फोकस क्या है, जब आप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लोगे, इसके अकॉर्डिंग ये 16 कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड कर सकती है और इनके लिए एक दूसरे की मार्केट बिल्कुल खुली होगी, खुली किताब की तरह। लेकिन इसमें हमें नुकसान क्या हो सकता है? जो हमारे देश में
प्रोड्यूसर है जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको घाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना एक बहुत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सामान का, और बाय चांस जब हम रीसेप में एंटर करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देगा, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बैलेंस्ड नहीं रहेगा, क्योंकि हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेंगे, और जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और जो हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज है वो compete नहीं कर पाएंगी एक किस्म से। तो इंडिया ने अभी के लिए रिसेप से बाहर रखा है खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिसेप था इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था। तो अपने इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए इस एग्रीमेंट में एंट्री नहीं ली है, लेकिन और जो सारी कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये इंडिया को इंसिस्ट करते रहते हैं कि आप भी इसमें ज्वाइन कीजिए। तो ये समझना था आपको रिसेप के बारे में। और एक जो सबसे बड़ा समिट है जो जिसको कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। अब देखिए इसमें जो पहली 16 कंट्रीज हमने पढ़ी है, और साथ में जो बड़ी बड़ी दो पावर्स है वर्ल्ड की, यूएसए एंड रसिया, इनको मिला के हम कह देते हैं ईस्ट एशिया समिट। ये सबसे पहले हुआ था 2005 में। किस जगह पे? मलेशिया की कैपिटल है कोलालंपर, उस जगह पे, क्योंकि मलेशिया ने इसके लिए सबसे ज्यादा एफर्ट किए थे। अब देखिए सारे समिट बनते क्यों हैं? ये बनते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, और कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन के लिए, जिससे कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट करे। सो आई ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड होप यू लाइक इट। और अगले एरिया के बारे में, जैसे एशिया के और एरियाज रह गए, हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। थैंक यू।